हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस लॉ और न्यूली एडिड है, तो चांसेस है क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेगा। तो सुनिए ध्यान से, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग से कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि हम फ्रीली वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर कर सके, ओके, बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी नोट, प्रोमाइजरी नोट और तीसरा चेक। और प्रॉपर्टी बोनाफाइड ट्रांसफर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। सर प्रॉपर्टी कैसे? अगर मैंने किसी को चेक इशू किया है तो उस चेक की ओनरशिप ट्रांसफर को चली गई होगी। तीन काइंड्स के हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोमाइजरी नोट और तीसरा हमारा चेक, जो कि हम ऑर्डर से भी पे कर सकते हैं और बियरर से भी पे कर सकते हैं। सर ऑर्डर का मतलब क्या है, वो हम फर्दर कवर करेंगे। देखो, पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या है? पेबल टू ऑर्डर का मतलब है जब हमने प्रोमाइजरी नोट पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे या चेक पे किसी का नाम डाल रखा हो कि इसी पर्सन को पे करना है, तो वो होता है हमारा पेबल टू ऑर्डर। ओके, when it is expressed to be so payable to a specified person and does not contain word prohibiting its transfer, जहां पे हमने उसका नाम डाला हुआ हो कि हम इसी स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर रहे हैं ये, और हमने उसको फर्दर ट्रांसफर करने से रोका ना गया हो। मतलब अगर वो पर्सन किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो भी नाम डाल के किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। अब पेबल टू बियरर का मतलब क्या होता है? पेबल टू बियरर का मतलब है जहां पे हमने इस तरह से उसको बनाया हो कि वो बियरर चेक है। और दूसरा, when the last endorsement is blank, मतलब जहां पे नाम डालना चाहिए था वहां पे हमने नाम नहीं डाला। इंडोर्समेंट का मतलब है कि मुझे नाम डालना है और साइन करना है, बट जहां पे वो स्पेस था वहां पे मैंने किसी का भी नाम नहीं डाला, मतलब ब्लैंक चेक है वो, तो उसको हम बोलेंगे बियरर चेक। ओके, अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, वो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा वो साइंड होना चाहिए, तीसरा वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। मतलब जब भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं तो हमने कोई भी ट्रांसफर करने के लिए उसके ऊपर प्रोहिबिशन ना डाली हो। और होल्डर टाइटल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, मतलब जो होल्डर है उसका, मतलब जिसको मैंने इशू किया है उसके पास वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, उसकी ओनरशिप में कोई भी डिफेक्ट ना हो। ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम, और ये कितने भी बार हम ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक वो मैच्योर्ड या सेटिस्फाइड ना हो। अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और सम टाइम एंड पेइंग, ये सब लोग सर्टेन होने चाहिए, और सामने वाले को डिलीवर्ड भी हो जाना चाहिए। तो ये सारी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। ओके, तो पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा आया, दैट इज प्रोमाइजरी नोट। प्रोमाइजरी नोट क्या होता है? एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे। अनकंडीशनल क्या होता है? विदाउट एनी कंडीशन। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस, मतलब एक पर्सन ने सामने वाले पर्सन को प्रॉमिस किया है कि मैं विदाउट एनी कंडीशन आपका पैसा इतने ब्याज के साथ इतने टाइम में पे कर दूंगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोमाइजरी नोट। ओके, ये इसका स्पेसिमेन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, आई प्रोमिस टू पे श्री रमेश और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000। उसने प्रोमिस किया कि मैं इतने ₹10,000 पे करूंगा एट द एंड ऑफ दैट डे, तो वो हमारा प्रोमाइजरी नोट माना जाएगा। पार्टीज कौन होती है? दो पार्टीज होती हैं। इसमें मेकर जो बनाता है उसे, पे कौन, जिसको अमाउंट पे करना है उसको बोलते हैं हम पे। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमने ऊपर पढ़ी है वही है सब। राइटिंग में होना चाहिए, प्रोमिस टू पे होना चाहिए, मतलब देखो ये आपको देखो याद करना है, काफी अच्छा पॉइंट है ये। मेर एक्नोलेजमेंट ऑफ दैट इज इनसफिशिएंट, मतलब अगर वो सिर्फ ये कह रहा है ना कि मुझे पे करने हैं, कि जैसे ए ने बी को पैसे देने थे और ए सिर्फ ये बोल दैट आई ओ 10,000 टू बी, कि मुझे इतने पैसे पे करने हैं उसको। भाई एक्नोलेज तो कर दिया आपने, तो हमें भी पता है कि पे करने हैं आपको, बट पे करने का प्रोमिस करो इसमें, दैट आई प्रोमिस टू पे 10,000 आफ्टर 1 मंथ। ये प्रोमाइजरी नोट माना जाएगा। गॉट इट? डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, वो साइंड होना चाहिए, मनी के लिए होना चाहिए सिर्फ। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपना फ्लैट देने का प्रॉमिस करता हूं या 100 चेयर्स देने का प्रॉमिस करता हूं, एक लैपटॉप देने का प्रॉमिस करता हूं, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ मनी
होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वो भी कितना अमाउंट पे करना है। ओके, और मेकर और पेई पता होने चाहिए कि किसने नोट लिखा है और किसके ऊपर नोट लिखा गया है, और स्टैंपिंग भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला पार्ट, दैट इज प्रोमाइजरी नोट। दूसरा है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है इसमें, वहां पे अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है और यहाँ पे हमारा होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर क्या? अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कि पर्सन ऑर्डर दे रहा है कि आप मुझे पे करो, आप इसके ऊपर साइन करो कि आप इस डेट पे मुझे पे कर दोगे, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। जहां पे जिसको पैसा लेना है वो एक बिल लिख के देगा उसे और ऑर्डर देगा कि जैसे एक स्पेसिमेन है नीचे, वैसे मैं बताऊं आपको बट फिर भी सुनो, कि वो ऑर्डर दे रहा है कि आप इस डेट पे इतना पैसा मुझे पे कर दोगे विद इंटरेस्ट, आप इसके ऊपर अपना साइन लगाओ, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। जैसे 4 months after date pay to Mr. B a sum of rupees 10,000 for value received, कि मैं मिस्टर बी को 10,000 रुपए पे करेंगे। ओके, ऐसा हमने ऑर्डर दिया, तो ये हमारा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, पार्टीज कौन होती है? 3 पार्टीज। पहला ड्रोर, जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, वो ड्रोई जिसको डायरेक्ट किया है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, कि आप पे करोगे, और पेई माइट भी वो अलग पर्सन हो सकता है जिसको पे करना है। समटाइम्स क्या होता है, ड्रोर और पेई एक ही होता है। ओके, और ड्रोई वो जिसके पैसे हमें लेना है। ड्रोर कौन? जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है कि आप मुझे पैसे दोगे। ड्रोई कौन? जिस पे लिखा है कि आप मुझे पैसे दोगे। पर जनरली ड्रोअर और पेई एक ही होता है क्योंकि पैसे उसे ही मिलने होते हैं, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि ड्रोअर ये कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे मेरे पैसे आप इसको ट्रांसफर करोगे, आगे तो उस टाइम पे पेई हमारा डिफरेंट हो जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन तो वो सारी सेम है, इसमें राइटिंग होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और सर्टेन होना चाहिए, और एक पर्सन टू का रोल प्ले कर सकता है। सर्टेन होना चाहिए, मनी के लिए होना चाहिए, स्टैम्प्ड भी होना चाहिए। ये मैंने आपको सब बता दिया है। अब डिफरेंस देखते हैं इसको, प्रोमाइजरी नोट में क्या डिफरेंस है और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। प्रोमाइजरी नोट में क्या आता है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस, यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? यहाँ पे प्रोमाइजरी और यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे प्रोमिस, यहाँ पे ऑर्डर। पार्टीज, इसमें 2 पार्टीज, मेकर एंड पे, यहाँ पे 3 पार्टीज, ड्रो, ड्रोइंग एंड पे। एक्सेप्टेंस सुनो क्या चीज है ये। अब प्रोमाइजरी नोट जब मैं इशू करूंगा कि मुझे इतने पैसे आपको पे करने हैं और मैं इतने पैसे आपको पे कर दूंगा एट दैट डेट, तो मैंने प्रोमिस किया है, इट नीड नॉट एनी टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस, उसमें कोई भी एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज में पे सॉरी ऑर्डर मैं दे रहा हूं कि आप पे करोगे, तो मुझे सामने वाले की परमिशन चाहिएगी, हेंस एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, कि वो साइन करके कन्फेस करे कि हाँ वो पैसा पे कर देगा, तो उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। पर प्रोमाइजरी नोट में एक्सेप्टेंस की नीड नहीं होती है। ओके, और फिर पेबल टू बियरर, प्रोमाइजरी नोट बियरर के लिए पे नहीं हो सकता, बट बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल हो सकता है बियरर पे। फिर होता है चेक। चेक क्या होता है? होता है ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बट वो एक बैंकर के ऊपर ड्रॉ होता है। ओके, और नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और अदरवाइज देन ऑन डिमांड, जब तक वो सामने वाला पर्सन डिमांड नहीं करेगा हम उसको पे नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बैंक में चेक लेके जाएंगे तभी तो वो पे करेगा ना, जब हम उसको बैंक में लेके ही नहीं जाएंगे तो वो पे कैसे करेगा। तो डिमांड इज नेसेसरी इन केस ऑफ चेक। और इसके अंदर चेक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक भी आते हैं। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? जब हम एक बैंक में किसी दूसरे बैंक का चेक डालते हैं और वो उस चेक को क्लियर कर देते हैं, तो एक क्लियरिंग साइकिल में चेक चला जाता है, और जिसके लिए उनको जितने भी चेक उसके पास आए हैं डिफरेंट बैंक्स के, उसको इमेज बना के या फिर पीडीएफ बना के उनकी दूसरे बैंक को ट्रांसफर करनी होती है, तो उस इमेज को बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक, तो वो भी हमारे चेक के अंदर आएगी। पेबल ऑन डिमांड मींस पेबल व्हेनेवर द होल्डर चूज टू प्रेजेंट टू द ड्रॉई। पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है कि जब भी सामने वाला पर्सन डिमांड करेगा कि मुझे पैसा दे तो इस चेक के बदले, उसी टाइम पे पैसा दे दिया जाएगा, उससे पहले कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। और बैंकर के अंदर पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और कुछ याद करने की नीड नहीं है आपको इसमें।
पार्टीज टू द चेक, इसमें जनरली 3 पार्टीज ही होती है, नेसेसरी होता है ये। बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 1% 2 का रोल भी प्ले कर सकता है, बट यहाँ पे नेसेसरी है कि 3 पार्टीज होंगी ही होंगी। पहली कौन सी? ड्रॉर, जो ड्रॉ करता है चेक, ड्रॉई जिसके ऊपर चेक ड्रॉ हुआ है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पे किसको करना है मुझे? घनश्याम को, तो ये हो गया हमारा पे, ओके। और किसने दिया है? प्रिंस अग्रवाल ने, तो ये हो गया ड्रॉवर। और ड्रॉई कौन? जिसके ऊपर चेक लिखा है, किसके ऊपर लिखा है? एबीसी बैंक के ऊपर, तो ये हो गया हमारा ड्रॉई। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चेक की? पहला, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी की सारी इसके अंदर भी मिलेगी आपको। बैंकर के ऊपर डालना है और पेबल ऑन डिमांड माना जाएगा, मतलब जब सामने वाला डिमांड करेगा उसी टाइम पे मुझे पे करना है, उससे पहले मुझे पे नहीं करना है, ओके। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन क्या है? 2 क्लासिफिकेशन, पहला और दूसरा। पहला क्या? बियरर इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा कौन सा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या? नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पेई का कोई भी नाम ना लिखा गया हो, मैंने ब्लैंक चेक इशू किया हो, तो उसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। या लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक हो। लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होने का मतलब क्या है कि जहां पे नाम डालने का स्पेस था वहां पे हमने कोई भी नाम नहीं डाला, तो उसको बोलते हैं कि लास्ट इंडोर्समेंट जो थी ट्रांसफर करने की, जिसका नाम डालना था वो हमने नहीं डाला, वो ब्लैंक है बिल्कुल। और वो बाय मेयर डिलीवरी की 1% टू अनदर पर्सन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें कोई भी पेपर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या? जहां पे एक पर्सन को या स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना हो तो उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट इंडोर्समेंट क्या होती है? यहाँ पे फुल होती है। क्यों फुल होती है? क्योंकि हमने यहाँ पे उस पर्सन का नाम डाल दिया जिसको पे होगा, ये जिसके ऑर्डर से दोबारा पे होगा। अब दूसरा पॉइंट अपना है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। आपको इन दोनों को समझने के लिए ना सबसे पहले समझना होगा इनलैंड को, वो भी बहुत अच्छे से। देखो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको कहेंगे? जो ड्रॉ कहां पे हुआ हो? इंडिया में हुआ हो। गोट इट? ये एक कंडीशन है हमारी जो पूरी हमेशा होनी ही होनी चाहिए। साथ में 2 कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। या तो वो पेबल इंडिया में हो, या फिर वो रेजिडेंट इंडियन पे हो रहा हो, मतलब पेबल इंडिया में हो या किसी रेजिडेंट इंडिया के ऊपर वो बना हुआ हो। जैसे राम है, वो इंडियन रेजिडेंट है तो इसके ऊपर बना है और इंडिया में बना है, तो इनलैंड माना जाएगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब बेस कंडीशन क्या है इसकी कि वो बना कहां पे हुआ होना चाहिए? इंडिया में। आपको जब भी क्वेश्चन है तो आपको ये वर्ड ढूंढना है कि वो बना कहां पे है। अल्टीमेटली अगर वो बना इंडिया में है तो वो इनलैंड होगा ही होगा, ओके। उसके बाद हमारा है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एक बात सुनो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहली जो कंडीशन है वो है ड्रोन आउटसाइड इंडिया। ये तो बेस कंडीशन आपको पता है ये कौन सी है? बेस कंडीशन की ये तो हमारी पूरी होनी ही होनी चाहिए। ये नहीं हुई तो हमारा इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब फॉरेन नहीं माना जाएगा। तो आउटसाइड इंडिया वो बना हुआ होना चाहिए। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आउटसाइड इंडिया बना है तो उसको क्या बोलोगे आप? एग्जैक्टली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ओके। और वो कहीं भी बना हो, कहीं भी पे हो रहा हो, किसके ऊपर भी बना हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बना है और पे इंडिया में हो रहा है या आरआई के ऊपर पे हो रहा है तो वो इंडियन। अगर वो बाहर बना है, वो पे कहीं भी हो रहा हो, अगर बाहर बन गया ना तो वो फॉरेन माना जाएगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बस, ओके। लायबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉर ऑफ फॉरेन बिल। लायबिलिटी क्या रहेगी? जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है, मेकर की लायबिलिटी कैसे रेगुलेट करी जाएगी? जहां पे वो बनाया गया है। और एक्सेप्टर की लायबिलिटी जहां पे वो पेबल हो रहा है। दोबारा सुनो, जिसने वो बनाया है उस कंट्री के लोग उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जिसने बनाया है, जिसने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर उस कंट्री के रूल एप्लीकेबल होंगे जहां पे वो पे हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब ए ने ब्रैकली में ड्रॉ किया एक बिल जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%, और बी पे ड्रॉ किया है। अब बी कहां पे? वॉशिंगटन में, जहां पे इंटरेस्ट रेट कितना है 6%। और जो बिल है वो इंडिया में एंडोर्स्ड हो गया और डिसऑनर हो गया। अब एन एक्शन ऑन द बिल इज बोट अगेंस्ट बी। अब बी के ऊपर केस फाइल किया गया। बी कौन था यहाँ पे?
बी कौन था? बी था अपना एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर के ऊपर केस वाली किया है और एक्सेप्टर की कंट्री में इंटरेस्ट रेट कितना है? 6%। तो एक्सेप्टर की कंट्री वाला माना जाएगा क्योंकि वो बना वहां पे, तो पेबल भी वहीं पे होना था। और अगर ए के ऊपर केस फाइल किया होता ब्रैकली वाला, तो वो 12% के, सॉरी 15% के हिसाब से क्लेम कर सकता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है हमारे। पहला हमारा है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हमारा है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इनकम्प्लीट, जिसके अंदर 100% पार्टिकुलर्स ना हो, उसको बोलते हैं हम इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। लिविंग द इंस्ट्रूमेंट आइदर होली ब्लैंक और हैविंग रिटन ऑन इट द वर्ड इनकम्प्लीट, या तो हमने उसके प्रिसाइजली उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो, कुछ इंफॉर्मेशन ना डाली हो, या फिर उसके ऊपर वर्ड क्या लिख दिया हो, दैट इज इनकम्प्लीट, तो वो इनकोहेट माना जाएगा, मतलब इनकम्प्लीट, दैट इज, बस सिंपल सा मतलब है इसका। अब liability of drawing incoherent instrument, the person signing and delivering the incoherent liable both a holder and holder in due course। अब जैसे मैंने एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया है सामने वाले पर्सन को और उसमें अमाउंट नहीं डाला कितना पे करना है, ओके। अब वो इनकोहेट तो हो गया, तो सामने वाले पर्सन के ऊपर ये राइट है कि वो कितना भी अमाउंट उस बिल में डाल सकता है, क्योंकि वो क्या है? इनकोहेट, ओके। अब मान लो दो केसेस है यहाँ पे मुझे 10,000 रुपए देने थे किसी को और मैंने 10,000 का बिल दे दिया, बट मैंने उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखा, तो सामने वाला पर्सन कितना भी अमाउंट उसमें डाल के क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है बताता हूं मैं आपको। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने 10,000 रुपए देने के लिए चेक इशू किया, बट मैंने उसमें किसी का भी नाम नहीं डाला, ओके, नाम या अमाउंट नहीं डाला मैंने, तो जिस पर्सन को मैंने इशू किया है वो कितना भी अमाउंट इसमें डाल सकता है, एन नंबर ऑफ अमाउंट, बट अगर वो होल्डर है तो वो जितना अमाउंट उसकी इंटेंशन थी ना पे करने की, जैसे 10,000, तो उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे उसने 12,000 रुपए डाल दिया, इंटेंशन कितनी थी? 10,000 रुपए की, तो वो 10,000 ही रिकवर कर सकता, 12,000 रिकवर नहीं कर सकता। अब एक केस और ले लेते हैं इसमें, जैसे ए बी सी। अब ए ने बी को एक चेक इशू किया, बैलेंस रख दिया, उसको कुछ भी नहीं रखा उसमें। अब बी ने उसमें डाल दिए लेट्स से 20,000 रुपए, ओके, और वो कर दिया एंडोर्स किसको? सी को। और सी था यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स, आगे बताएंगे क्या होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह, पहले समझो इस चीज को कि 20,000 का चेक उसने सी को ट्रांसफर कर दिया एज एन होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो यहाँ पे सी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो वो 20 के 20,000 ए से रिकवर कर सकता है, और बाद में वो उसको कहेगा कि जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए हैं वो आप बी से रिकवर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट मिसिंग होता है, ओके, उसको इनकोहेरेंट बोलते हैं, और जिस पर्सन को हमने ड्रॉ किया है वो पर्सन कितना भी अमाउंट उससे रिकवर कर सकता है। होल्डर है तो जितनी इंटेंशन है वहां तक, बट होल्डर ड्यू कोर्स है तो कितना भी अमाउंट अप टू द अमाउंट ऑफ स्टैंप वैल्यू फिक्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब जितनी स्टैंप उसके ऊपर लगी हुई है और जितना अमाउंट उस स्टैंप से रिलेटेबल है वो सिर्फ उतना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं उसमें। फिर हमारा एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिसको पढ़ के, जिसको रीड आउट करके हमें पता ना चल रहा हो कि ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमाइजरी नोट है, उसको बोलते हैं एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। और एक बार अगर होल्डर ने उसको एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रीट कर लिया, जैसे मान लो एम्बिगस तो वैसे था ही, बट होल्डर ने उसको ट्रीट कर लिया दैट दिस इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बाद में वो चेंज नहीं कर सकता, ओके। और उसके बाद हमारा नेगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये बात बोलता है डिलीवरी कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कि वो 1% होना तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। दूसरा हमारा है मोड ऑफ नेगोशिएशन। अब मोड ऑफ नेगोशिएशन दो तरह से हो सकता है, पहला टू बियरर, दूसरा टू ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया टू ऑर्डर में क्या होता है कि हमें उसमें नाम डालना पड़ता है और साइन करना पड़ता है और मैं उसको आगे इंडोर्स कर सकता हूं, बट डिलीवरी में ना ही हमें कोई नाम डालना ना ही कोई साइनिंग करनी, जस्ट बाय हैंड मुझे सामने वाले को ट्रांसफर करना है, उसको बोलते हैं हम बियरर। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी क्या मतलब है इसका? तो बियरर इज नेगोशिएट बाय द डिलीवरी। अगर वो बियरर का नेचर का चेक है तो हम बाय डिलीवरी भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? अगर हमारा जो चेक डिलीवर हुआ है वो किसी कंडीशन के ऊपर बेस है, वो किसी कंडीशन के ऊपर बेस है, तो जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती हम वो किसी और को ट्रांसफर
नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफर कर दिया तो वो इनवैलिड माना जाएगा, और अगर ट्रांसफर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। बट ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को उस कंडीशन की नॉलेज ना हो, बस। नेगोशिएशन में इंडोर्समेंट क्या होता है कि टू ऑर्डर और साइनिंग रिक्वायरमेंट। इंपोर्टेंस ऑफ डिलीवरी। अब डिलीवरी करनी क्यों जरूरी है? जब तक हम डिलीवरी नहीं करेंगे एक्नॉलेजमेंट कैसे होगा कि मुझे इतना अमाउंट देना है या लेना है? तो डिलीवरी मस्ट है, देखो। ओके, और डिलीवरी तीन तरह की होती है इंस्ट्रूमेंट की। पहला हमारा एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, और दो ही टाइप की डिलीवरी यहाँ पे वो सोगा में हमारा आता है, तीसरे टाइप की। एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे क्या होती है कि जिस पर्सन के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है उसी पर्सन को मैंने वो डिलीवर कर दिया। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होती है कि मैंने उसको डिलीवर नहीं किया, मैंने उसकी किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को या मैंने उसके किसी एजेंट को डिलीवर कर दिया, उसको बोलते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ओके, एंड इफ द पर्सन मेक्स द एंडोर्समेंट of instrument, but before the same could be delivered to the endorsee die. The legal representative of the deceased person cannot negotiate the same by mere delivery thereof. अब यहाँ पे क्या था? अब यहाँ पे जिस पर्सन ने इंडोर्स करना था उसने इंडोर्स तो कर दिया बट डिलीवर नहीं किया, और डिलीवर करने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसके एलआर के पास राइट नहीं है कि वो मेयर डिलीवरी उसको ट्रांसफर कर सके। गॉट इट? ये हमारे ऊपर हम कवर कर चुके हैं कि अगर कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है तो किस तरह से वो डिलीवर होता है। कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है तो जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती हम उसको डिलीवर नहीं कर सकते, कंडीशन पूरी होने के बाद ही हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। डिसओनर ऑफ चेक, सेक्शन 138। अगर मान लो किसी पर्सन ने सेकंड पर्सन के ऊपर चेक ड्रॉ किया था फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट, और बैंक ने वापस दे दिया। क्यों वापस दिया? क्यों? ताकि अमाउंट क्या था हमारा? इनसफिशिएंट, या फिर जितना अमाउंट लिखा हुआ था चेक पे उतना अमाउंट था ही नहीं है, एक्सीड अमाउंट मैंने लिख दिया, तो फिर वो चेक हमारा डिसऑनर हो जाएगा। और जिस पर्सन ने जानबूझ के ऐसा किया है उस पर्सन को पेनल्टी कितनी लगेगी? इम्प्रिजनमेंट कितनी? 2 इयर्स की। गॉट इट? और फाइन कितना? ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे 138 की पनिशमेंट इंपोज नहीं होगी। पहला क्या? चेक 3 महीने के अंदर अंदर हमने वहां पे प्रेजेंट किया हो, और दूसरा सबसे पहले मतलब केस फाइल करने से पहले जिसको पेमेंट लेनी थी उसने ड्रोवर को 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन बैंक से उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आई उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंटीमेशन दिया हो कि आपका दिया हुआ चेक डिसऑनर हो गया है, तो कृपया आप दूसरा चेक हमें इश्यू कर दीजिए 30 दिन के अंदर अंदर, और अगले 15 दिनों में उसको पेमेंट हो गई है, नया चेक मिल गया हो। तो ये कंडीशन पूरी होगी तो 138 एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर नहीं हुई तो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब उसे 30 दिन का टाइम नहीं दिया तो हमारा 138 इंपोज नहीं होगा, और अगर 30 दिन का टाइम दिया भी था और फिर भी उसने पेमेंट नहीं करी तो हमारा 138 एप्लीकेबल हो जाएगा और पनिशमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। प्रिजम्पशन क्या है होल्डर के फेवर में? प्रिजम्पशन होल्डर के फेवर में यही है कि उसको कुछ डेट वगैरह पे करना था जिसकी वजह से उसको बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है। डिफेंस में नॉट बी अलाउड। अब ये डिफेंस अलाउड नहीं है। सर क्या डिफेंस अलाउड नहीं है? कि ड्रॉर ये बोले कि मुझे पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। मतलब अगर उसने एक्सीड अमाउंट का बैलेंस का चेक इशू कर दिया और बाद में वो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कितना अमाउंट मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो ये डिफेंस अलाउड बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज नॉट अ डिफेंस। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर डिफॉल्ट कर दिया कुछ प्रेजेंटमेंट में तो बिल हमारा डिसऑनर हो जाएगा। और अगर हमारा बिल डायरेक्टेड है कि एक पार्टिकुलर प्लेस पे ही प्रेजेंट होना है तो उसी प्लेस पे मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर हमने वो फाइंड आउट नहीं किया प्लेस तो हमारा बिल डिसऑनर हो जाएगा। और अगर हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी बिल दे रहे हैं तो भी हमारा वो वैलिड माना जाएगा। गॉट इट? उसके बाद ये प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमाइजरी नोट। प्रोमाइजरी नोट भी मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जहां बोला है जिस आर पे बोला है वही मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ड्यू टाइम फॉर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या है? सोच विचार करना। जब हमने सामने वाले के बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया तो ये ड्रॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको 48 घंटे का टाइम दे कि वो सोचे, और सोचने के बाद ही उसके ऊपर अपने साइन लगाए। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, और प्रेजेंटमेंट में ही डिफॉल्ट किया है, जैसे मतलब 3 महीने के बाद प्रेजेंट किया है तो वहां पे कोई भी पार्टी लाइबल नहीं होगी अंडर सेक्शन 138, क्योंकि 3 महीने एक्सपायर हो चुके हैं। गुड इट? अब आर फॉर प्रेजेंटमेंट, रीजनेबल आर। ओके,
और एट मैच्योरिटी पे मुझे प्रेजेंट वो करना पड़ेगा। और अगर मान लो प्रोमाइजरी नोट इंस्टॉलमेंट्स में पेबल है तो मुझे जब डेट फिक्स हुई है एटलीस्ट उसके 3 दिन बाद मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये रूल है। और प्लेस फिक्स है तो उसे प्लेस पे करना पड़ेगा। कोई भी एक्सक्लूसिव प्लेस फिक्स नहीं है तो बिजनेस प्लेस पे मुझे वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। और कोई भी प्लेस पता नहीं चल रहा है, ना ही हमें बिजनेस प्लेस पता, ना ही इसमें कुछ स्पेसिफाई किया, तो जहां भी पर्सन मिले वहां मुझे वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब जिसने वो बनाया है ड्रोर को कब प्रेजेंट करना पड़ेगा, जहां भी वो फाउंड हो जाए वहां में प्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो। उसके बाद उसी बैंक में प्रेजेंट करना जरूरी है जिस बैंक का चेक है, और किसी और बैंक का चेक है तो वहां पे वो प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, एंड फिर रीजनेबल टाइम करना है। ऑन डिमांड है तो डिमांड करनी पड़ेगी। एंड प्रेजेंटमेंट बाय एजेंट और एलआर और द साइनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस मे मेड टू द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द ड्रॉई वेयर द ड्रॉई हैज डाइड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मेरे पास लेट्स से एक केस है, एग्जांपल देखिए आपको बताता हूँ, एक्स है। अब एक्स को कोई चेक रिसीव हुआ था और बाद में एक्स की डेथ हो गई, तो डेथ के बाद या तो कोई उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या उसका कोई लीगल हायर भी प्रेजेंट कर सकता है। व्हेन द प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, जहां पे प्रेजेंट करना नेसेसरी नहीं है। पहला, अगर मेकर खुद ही बोल दे कि प्रेजेंटमेंट करना जरूरी नहीं है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट एक प्लेस पे डिपेंड हो कि इस प्लेस पे आपको प्रेजेंट करना है और वो प्लेस उस टाइम पे बंद हो तो प्रेजेंटमेंट नहीं मानी जाएगी। तीसरा, अगर एक स्पेसिफिक प्लेस था कि इस प्लेस पे ही हमारी प्रेजेंटमेंट होनी चाहिए और जब हम उस प्लेस पे गए तो वहां पे हमें अटेंड करने वाला कोई भी नहीं था, तो प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी मानी जाएगी कि मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश तो करी बट वहां पे कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं था, तो मेरी तरफ से कोई गलती एटलीस्ट नहीं है। और अगर स्पेसिफिक प्लेस है और स्पेसिफिक प्लेस पे कोई मिल नहीं रहा है फाउंड करने के बावजूद भी, तो भी प्रेजेंटमेंट इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर एनी पार्टी सोट to be charged is engaged to pay note with the standing note payment। engaged to pay का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो सेकंड पार्टी है वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे प्रेजेंट ना हो फिर भी पे करना चाह रही है, पे करने के लिए वो क्या है, रेडी है, तो भी प्रेजेंटमेंट की नेसेसरी नहीं है। या उसने पेमेंट कर दी है या उसने प्रोमिस किया है कि प्रेजेंट नहीं करोगे तो भी मैं पे कर दूंगा, या उसने प्रेजेंट करने का राइट वेव कर दिया है, या फिर उसको कोई ऐसे सफर नहीं होंगे डैमेजेस प्रेजेंट ना करने पे, तो प्रेजेंटमेंट करना नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर बैंकर ने कोई भी डिफॉल्ट किया हो, कैसा भी डिफॉल्ट किया हो, या अपनी लापरवाही से किसी का चेक डिसऑनर कर दिया हो, तो बैंक को कंपनसेट करना पड़ेगा। उसके बाद रूल ऑफ कंपनसेशन, कैसे कंपनसेट करना है। पहला, फर्स्ट इज जितना भी अमाउंट ड्यू था वो देना पड़ेगा। अगर किसी करंट डेट अगर दो प्लेसेस पे चेक किया है, लेट्स से जहां पे इंस्ट्रूमेंट पे होना है और जिसको इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है वो डिफरेंट प्लेसेस पे है और उन डिफरेंट प्लेसेस का जो रेट है वो भी अलग अलग है, तो उसका एक्सचेंज रेट भी देना पड़ेगा। और जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन नहीं दिया, उसके बाद 1 महीने बाद दिया, तो 18% के हिसाब से 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। डिफरेंट प्लेसेस पे ये हम पढ़ चुके हैं। और कंपनसेशन देने के लिए भी वो बिल ड्रॉ कर सकता है। जैसे क्या था, अब मुझे लॉस का कंपनसेशन चाहिए है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा 10,000 का लॉस भी हो गया, अब लॉस तो हो गया, अब जितना अमाउंट उसको मुझे पे करना है उसका तो बिल देगा ही देगा, मुझे वो दिया हुआ है जो उसने 10,000 का भी वो बिल मुझे इशू कर सकता है। तो ये था अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जितना कंसाइज हो सकता था उतना मैंने किया है इसमें। और भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे बता सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।